नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक पर। जुनून है बदल देंगे। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो डाल दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो है प्लाज्मा झिल्ली। इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु मतलब मनुष्य हो गया, गाय गोरु भैंस हो गया, इन सब में पाया जाता है। पादप मतलब जो एक स्थान पे खड़े रहें, सिर्फ ऐसे ऐसे कर सके, और जीव जंतु मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके, उसे उन्हें जीव जंतु कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। और तीसरा पॉइंट जो है, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, आलू, भाटा, गाजर, प्याज, मरचा एक झिल्ली में लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे सेल के हमारे कोशिका के अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, वो सब इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका झिल्ली हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आया? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो पादप और जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिए, अब जो है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये मनुष्य में, जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ प्लांट्स, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ये जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज का बना होता है। आप लोगों ने पेड़ तो देखा ही होगा, पेड़ के जो ऊपरी परत होता है उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो वो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इसका जो वर्क है ये उसका वर्क ये है कि वो कोशिकाओं की सुरक्षा करती है और आकृति प्रदान करती है। जैसे हम लोग अपनी सुरक्षा कपड़े से कर लेते हैं, जानवर अपने बाल से कर लेते हैं, और पेड़ पौधे अपने छाल से कर लेते हैं। और वो जो छाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और ध्यान दीजिए, जो जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपको मैं कोशिका भित्ति, ये क्या हो गया? ये हो गया कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली के ठीक ऊपर ही कोशिका भित्ति होती है और वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। और फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम सब इसी प्रकार से भरे होते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, कोशिका भित्ति इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। जो कोशिका भित्ति है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। और ये जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। और ये इसका वर्क जो है ये कोशिकाओं की सुरक्षा करती है और उसको आकृति प्रदान करती है। और जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों ध्यान दीजिए, तीसरा टॉपिक जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर में वर्क क्या है? हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है ऊर्जा का संश्लेषण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का, कोशिकाओं के एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह यानी पावर हाउस भी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा किस प्रकार से निर्माण करता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर जाता है, फिर हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, वो इस ऑक्सीजन को ले जाकर कोशिका को देता है। जब वो ये कोशिका को देता है तो वहां पर एक चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है? चेन रिएक्शन होता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वहां पर एक चेन रिएक्शन होता है, तो उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी निर्माण होने के बाद 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद माई हरे जिगर पकड़ी पकड़ा कर थी, और लड़कियां हरे कहती निकल बहरे तो बताइए। हम लोग सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है, तो वहां पर जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है वो O2 को ले जाकर कोशिका को देता है, तो वहां पर एक चैन रिएक्शन होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज का जब निर्माण हो जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और हमें दिन भर कार्य करने के लिए, दिन भर वर्क करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है? 2500 किलो कैलोरी। कितना? 2500 किलो कैलोरी। दिन भर वर्क करने के लिए 2500 किलो कैलोरी। एक बार फिर से देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका हमारे शरीर में वर्क क्या है? इसका वर्क ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का संश्लेषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में बनता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है ये अंदर जाता है, तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को ले जाकर कोशिका को देता है। जब वो कोशिका को देता है तो वहां पर एक चेन रिएक्शन होता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण जब हो जाता है तो 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। समझ में आया? इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों ध्यान दीजिए, चौथा टॉपिक जो है वो है गोल्जी काय। क्या? गोल्जी काय। गोल्जी काय की इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय को इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की खोज 1897 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय का खोज किया था। जो गोल्जी काय है इसका वर्क क्या है हमारे शरीर में? इसका वर्क हमारे शरीर में है ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उसी को ऊर्जा का परिवहन करना करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? मुझे ऊर्जा की जरूरत मुंह में है। कोई रेसर है, धावक है, उसे ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? उसे ऊर्जा की जरूरत जो है उसे ऊर्जा की जरूरत पैर में है। कोई लकड़हारा है, वो लकड़ी काट रहा है, तो उसे ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? उसे ऊर्जा की जरूरत हाथों में है। तो गोल्जी बॉडी जो है
ऊर्जा का परिवहन करता है। गाल्जी बॉडी ही मुझे मुंह में ऊर्जा पहुंचा रहा है, लकड़हारा को हाथ में ऊर्जा पहुंचा रहा है और रेसर को पैर में ऊर्जा को पहुंचा रहा है। समझ में आया? जो गाल्जी का है इसे इंग्लिश में गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो वर्क है हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का आगे बता रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, पांचवा टॉपिक जो है हमारा वो है रसधानी। क्या? रसधानी। इसे इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। राजधानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। इसका जो हमारे शरीर में वर्क है, हमारे शरीर में राजधानी का वर्क क्या है? हमारे शरीर में राजधानी का वर्क है जल को संग्रह करना, जल को हमारे शरीर में इकट्ठा करना। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 लीटर पानी पिया, मैं 10 लीटर पानी पिया और जो 10 लीटर मैंने पानी पिया, दिन भर में 10 लीटर पानी पिया, 200 लीटर पानी पेट में तो रहेगा नहीं, 1-1.5 लीटर पानी पेट में रहेगा, बाकी 1-2 लीटर पानी यूरिन और पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और बाकी जो 5-6 लीटर पानी बचे हैं वो कहाँ रहेगा? वो रसधानियों में रहेगा। जो 5-6 लीटर पानी बचे हैं वो रसधानियों में रहेगा। तो रसधानी का वर्क क्या है हमारे शरीर में? जल को संग्रह करना, जल को इकट्ठा करना। रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। मानव की तुलना में जो पेड़ पौधे हैं उनमें रसधानी जो है वो उनकी आकृति जो है बड़ी होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में जल की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उनमें जो राजधानी होती है वो बड़ी होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। राजधानी का वर्क क्या है हमारे शरीर में? जल को संग्रह करना। जैसे कि मैं 100 किलो का हूँ और मानव शरीर में 70% जल होता है, तो मुझे जैसे 70 लीटर पानी पीना है या मेरे शरीर को 70 लीटर पानी की ज़रूरत है। मेरे शरीर में 70 लीटर पानी है, लेकिन पूरा पानी पेट में तो है नहीं, 1-2 लीटर पानी पेट में है और बाकी जो पानी है वो कहाँ है? वो रसधानियों में है। तो राजधानी का वर्क जल को संग्रह करना। मानव की तुलना में पेड़ पौधों में राजधानी की आकृति जो है बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा जो 6वां टॉपिक है वो क्या है? तारक काय। क्या है? तारक काय जो है वो ये भी कोशिका का एक अंग है। तारक काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तारक काय को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय की खोज बोवरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोवरी नामक वैज्ञानिक ने तारक काय की खोज की थी। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? तारक काय की खोज बोवरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो सेंट्रोसोम है, जो तारक काय है, इसका वर्क हमारे शरीर में क्या है? इसका वर्क है कोशिकाओं का विभाजन करना। क्या? कोशिकाओं का विभाजन करना। कोशिकाओं का विभाजन का मतलब समझ रहे हैं? एक कोशिका का टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाना। एक कोशिका का टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। एक प्रकार से कर सके तो पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिका पुनर्निर्माण समझाया था। कोशिका विभाजन वही होता है, एक कोशिका का टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाना कोशिका विभाजन कहलाता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन जो लीवर है, इसमें कोशिका विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है। क्या होता है? बहुत तीव्र गति से होता है। तो लीवर में सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत अधिक होती है। लीवर में सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत अधिक होती है और ब्रेन में जो होता है वो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन में जो कोशिका विभाजन होता है वो बहुत निम्न गति से होता है, या एक प्रकार से कहिए कि होता ही नहीं है। ब्रेन में कोशिका विभाजन निम्न प्रकार से होता है। लेकिन मैं जब आपको कोशिका पुनर्निर्माण समझाया था, तो जब ब्रेन में
कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है समझाया था। ब्रेन ट्यूमर समझाया था, ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और 10% ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं। न्यूरॉन में सेल डिवीजन कोशिका विभाजन नहीं होता है और गिलियल सेल में सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होता है। जब गिलियल सेल में कोशिका विभाजन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो हमें क्या हो जाता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन के कैंसर को कहते हैं ना हम लोग ब्रेन ट्यूमर। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तारेकाई को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बोवरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो वर्क है हमारे शरीर में तारेकाई का वर्क क्या है? हमारे शरीर में तारेकाई का वर्क क्या है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। कोशिका का विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका का टूटकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाना, कोशिका विभाजन कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? लीवर में जो होता है कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है, तो इसका मतलब लीवर में सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक होती है। और ब्रेन में जो होता है, ब्रेन में सेल डिवीजन कोशिका विभाजन निम्न गति से होता है, या दूसरे भाषा में कहिए तो होता ही नहीं है। और ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है और गिलियल सेल में सेल डिवीजन होता है। समझ में आया दोस्तों? मैं ब्रेन के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ब्रेन है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जब ब्रेन के कैंसर को क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, गिलियल सेल में सेल डिवीजन होता है। जब गिलियल सेल में सेल डिवीजन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो ब्रेन में क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा 7वां टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो हमारे शरीर में वर्क है, इसका हमारे शरीर में क्या वर्क है? ये कोशिकाओं के कंकाल के रूप में कार्य करता है। यह कोशिका के कंकाल के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से आप लोग रावण देखे हैं, उसका कंकाल जब रावण को बनाते हैं तो बांस वगैरह से उसका कंकाल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये कोशिकाओं के कंकाल के रूप में कार्य करता है। समझ में आया दोस्तों? और ये कोशिकाओं के आंतरिक सहायता प्रदान करता है, जिससे कोशिका दबे ना। आप लोगों ने अनार खाया है? आप लोग अगर अनार खाए होंगे तो उसमें देखेंगे तो उसमें एक पतली सी पीली झिल्ली रहती है। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं में एक झिल्ली रहती है जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये कोशिकाओं को दबने से बचाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसमें 2 भाग होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक ही प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 2 भाग होते हैं। ला कहाँ से हुई है? ला कहाँ से? दोस्तों ध्यान दीजिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका बताया मैं आप लोगों को। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें 2 भाग होता है। एक साइड का भाग स्मूथ होता है, मतलब एक साइड का भाग चिकना होता है और दूसरे साइड का भाग रफ होता है, खुरदरा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, ऊंच नीच होता है। समझ में आया दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग स्मूथ होता है और एक साइड का भाग रफ होता है। स्मूथ वाले भाग से वसा, चिकना वाले भाग से वसा का संश्लेषण होता है, वसा का निर्माण होता है। और खुरदरा वाले भाग से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। कोई पूछेगा
खुरदरा वाले भाग से किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बताएंगे, पहले बताएंगे खुरदरा क्यों होता है, ये खुरदरा क्यों होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग खुरदरा राइबोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, राइबोसोम के कारण होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब राइबोसोम है। राइबोसोम के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है, और राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। चिकना वाले भाग से वसा का निर्माण होता है, और खुरदरा वाला भाग खुरदरा क्यों होता है, वो राइबोसोम के कारण खुरदरा होता है, और राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ में आया मित्रों, समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं के कंकाल के रूप में कार्य करता है। यह कोशिका के दबने से बचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही प्रकार का होता है, और इसके दो भाग होते हैं। इसका एक भाग जो है वो चिकना होता है, और दूसरा वाला भाग खुरदरा होता है, रफ होता है। और रफ क्यों होता है, रफ राइबोसोम की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग खुरदरा हो जाता है। चिकने वाले भाग से वसा का निर्माण होता है, और राइबोसोम से खुरदरा वाले भाग से राइबोसोम से जो खुरदरा वाला भाग होता है वो राइबोसोम के कारण खुरदरा होता है। तो राइबोसोम से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आइए ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है हमारा राइबोसोम। क्या, राइबोसोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइबोसोम ही कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका वर्ग जो है हमारे शरीर में क्या है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम हमारे शरीर में वर्ग क्या है, राइबोसोम का, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जो राइबोसोम होता है यह दो प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला 70S और दूसरा 80S। क्या, 70S और दूसरा 80S। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब होता है जैसे लिक्विड द्रव है, उसमें अगर नदी है, मान लीजिए नदी में एक छोटा सा पत्थर डालेंगे और एक बड़ा सा टायर डालेंगे तो उसमें जो सबसे जल्दी नीचे आएगा उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो नदी में जब हम बड़ा सा टायर और एक छोटा सा कंकड़ डालेंगे तो नीचे कौन जल्दी आएगा, कंकड़ आएगा। तो उसमें उन दोनों में से सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट किसका ज़्यादा होगा, उसमें सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कंकड़ का ज़्यादा होगा। साइज के आधार पर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट नहीं बताया जाता है। द्रव में, लिक्विड में नीचे आने के आधार पर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बताया जाता है कि किसका अधिक होता है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S दूसरा 80S। 70S प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, पहला 70S दूसरा 80S। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट।
70s जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, और 80s मतलब 80s यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जीव जिन्हों एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, यूग्लिना। और यूकैरियोटिक जीवों में जैसे मानव, गाय, गोरू, भैंस, पेड़ पौधे इत्यादि। समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। राइबोसोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका वर्क हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में इसका वर्क है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसी के कारण से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, पहला 70s, दूसरा 80s। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। द्रव में, लिक्विड में दो चीजों को, दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को डालने पर जो वस्तु नीचे जल्दी आएगी उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट अधिक होगा। 70s प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जो एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, यूग्लिना। और 80s यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं, जैसे मानव, गाय, बकरी, भैंस, भेड़ इत्यादि। समझ में आया मित्रों? समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा है केंद्रक। क्या? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक मतलब किसी भी चीज का मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग, जैसे ये। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। याद करने का एक समझ लीजिए ज्यादातर चीजों की जो बीज होता है ब्राउन कलर का होता है, जैसे सेब हो गया, सेब का केंद्रक क्या होगा? उसका बीच वाला हिस्सा होगा, और उसका जो बीज होता है ब्राउन होता है। ज्यादातर चीजों का ब्राउन होता है। अब ये मत कहिएगा कि मटर का ऐसा होता है और पपीता का ब्लैक होता है। तो मैं मतलब याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जो ज्यादातर चीजों का, ज्यादातर फल फूल वगैरह इत्यादि चीजों का जो केंद्रक होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, जो उसमें बीज पाया जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है। इसलिए यही एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, मतलब कोशिकाओं का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे कोशिकाओं का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? इसका वर्क हमारे शरीर में क्या है? इसका वर्क हमारे शरीर में है, यह कोशिका में पाई जाने वाली चीजों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका के अंगों को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गई, ये क्या हो गया? कोशिका भित्ति हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, लाइसोसोम और चीजें हैं। ये चीजें सब हैं, इन सबको नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? कहता है माइटोकॉन्ड्रिया मौसा आप ऊर्जा का संश्लेषण करिए। वैक्यूल से कहेगा चाचा आप जल को इकट्ठा करिए, संग्रह करिए। राइबोसोम से कहेगा आप प्रोटीन का संश्लेषण करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहेगा आप कोशिकाओं को बचाइए, उन्हें दबने से बचाइए, उनके कंकाल के रूप में कार्य करिए। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? आइए एक बार फिर से ध्यान देते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज कौन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? यह कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका के अंगों को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर में इसका वर्क क्या है? यह कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका के अंगों को नियंत्रित करता है। जैसे मैं यहाँ पर समझाया। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आइए और ध्यान दीजिए, जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें आपके क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। केंद्रक में मुख्य रूप से, आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा है केंद्रक। क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? जिस प्रकार से ज्यादातर फल, एक याद करने का तरीका है, केंद्रक की खोज किसने की थी? ज्यादातर चीजों का जो बीज होता है वो ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन होता है। और बीज जो होते हैं वो केंद्र में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो उसी से आप लोग याद कर सकते हैं केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कुछ लोग कहेंगे कि अब पपीता का ब्लैक होता है, मटर है उसका ग्रीन होता है। तो ये सब चीज़ों पर मत जाइए, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ याद करने का। ज़्यादातर चीज़ों का जो बीज होता है, वो सीड होता है जो ब्राउन होता है, और जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो किसी भी फल के केंद्र में पाया जाता है। उसी प्रकार से याद करने का ट्रिक है। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं के मस्तिष्क कहते हैं। कोशिकाओं का मस्तिष्क कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आप लोगों को? इसका वर्क हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में इसका वर्क क्या है? यह कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका के अंगों को नियंत्रित करती है। यह कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका के अंगों को नियंत्रित करती है। समझ में आया दोस्तों? किस प्रकार से नियंत्रित करती है? जैसे मान लीजिए हमारा कोशिका झिल्ली हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। यह कैसे नियंत्रित करती हैं? यह जो केंद्रक है, ये जो न्यूक्लियस है, इन लोगों को आदेश देती हैं। आदेश कैसे देती हैं? कहेगी माइटोकॉन्ड्रिया मौसा आप एनर्जी का निर्माण करिए। राइबोसोम चचा से कहेगी कि आप प्रोटीन का संश्लेषण करिए। वैक्यूल्स मौसा कहेगी कि आप पानी को इकट्ठा करिए, जल को संग्रह करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहेगा कि आप कंकाल के रूप में कार्य करिए। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। इसका जब हम आपको डीएनए आरएनए अलग वीडियो में बताएंगे। समझ में आया दोस्तों? एक प्रकार से आप इतना समझ लीजिए, जो डीएनए आरएनए क्रोमोसोम में ये आनुवंशिकी पदार्थ हैं। समझ में आया? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, और जोड़े में 23 जोड़े। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। समझ में आया? आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? और एक मुख्य रूप से अगर कोई पूछेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया दोस्तों? जो केंद्रक है, इसमें मुख्य रूप से 80% प्रोटीन पाए जाते हैं, और 10% डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, और 10% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसमें 80%
प्रोटीन पाए जाते हैं, 10% में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं और 10% में अदर मेटल पाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? एक बार फिर से, केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, यह कोशिकाओं के मस्तिष्क के, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। जो केंद्रक है इसका हमारे शरीर में वर्क क्या है? यह कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका के अंगों को नियंत्रित करता है। मैंने समझाया कैसे नियंत्रित करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा कि आप ऊर्जा का संश्लेषण करिए, राइबोसोम से कहेगा आप प्रोटीन का संश्लेषण करिए, वैक्यूल से कहेगा कि आप जल को संग्रह करिए। समझ में आया दोस्तों? केंद्रक में क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं जो कि आनुवंशिक पदार्थ हैं। क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 46, और जोड़े में 23 जोड़े होती हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम। आरएनए का राइबोन्यूक्लिकम। और केंद्रक में 80% प्रोटीन पाए जाते हैं, 10% डीएनए आरएनए पाए जाते हैं और 10% में अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। इसका दूसरा नाम क्या है? लयनकार। क्या? लयनकार। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। समझ में आया दोस्तों? लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो लाइसोसोम है इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और लाइसोसोम कोश की पाचन के रूप में कार्य करता है। कोश की पाचन के रूप में कार्य करता है। समझ में आया कैसे? जैसे ये मान लीजिए हमारा ये हो गया कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका भित्ति, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। यह कोश की पाचन के रूप में कैसे कार्य करता है? जैसे मान लीजिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, कोई चीज मर जाएगा वहां पर हो जाए, वहीं पर रहेगा तो नुकसान करेगा, अगल बगल चीजों को भी नुकसान करेगा। तो जो लाइसोसोम है यह कोश की पाचन के रूप में कार्य करता है। जो लाइसोसोम है वो जाएगा और यहाँ पर जो लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, उसको छोड़ देगा। क्या कर देगा? उसको छोड़ देगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मरी हुई है, जो खराब हो चुकी है, वो नष्ट हो जाएंगी। और लाइसोसोम का वर्क ये भी है, यह इन सबसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम नहीं करेगा, गोल्गी बॉडी काम नहीं करेगा, तो यह जो इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं उससे इन लोगों को भस्म कर देगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? यह कोश की पाचन के रूप में कार्य करता है। समझ में आया? इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। समझ में आया दोस्तों? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आया? आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम जो है कोई कोशिकाओं में लाइसोसोम तो एटम बम की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? एटम बम की तरह काम करता है। आरबीसी में मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं में जो लाइसोसोम होता है वो इनप्रेजेंट होता है, अनुपस्थित होता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। लाइसोसोम का दूसरा नाम लयनकार, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह कोश की पाचन के रूप में कार्य करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह कोशिका में एटम बम की तरह कार्य करता है। और जो लाइसोसोम होता है वह आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं में अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का बताएं।
आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा है जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज 1835 ईस्वी में डोजार्डी नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। समझ में आया दोस्तों? 1835 ईस्वी में डोजार्डी नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी और 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? जो जीव द्रव्य होता है वह पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसके आर पार हम देख सकें। समझ में आया? जिनके आर पार हम देख सकते। जैसे कांच होता है, कांच को अगर कलई ना हुआ हो तो हम आर पार देख सकते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से पारदर्शी का मतलब होता है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। अर्ध तरल जेली नुमा पदार्थ होता है। जो जीव द्रव्य होता है यह अर्ध तरल जेली नुमा पदार्थ होता है। जेली वाला टॉफी आप लोग खाए होंगे, उससे थोड़ा हल्का होता है, अर्ध तरल जेली नुमा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य में 80% जल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? 80% जल पाए जाते हैं। यह जीव द्रव्य जो है यह, अच्छा आप बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। और मानव शरीर की भौतिक इकाई या भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। मानव शरीर की भौतिक आधार या भौतिक इकाई क्या है? जीव द्रव्य। यह किसने किया कहा था? हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो जीव द्रव्य है यह मानव जीवन की भौतिक इकाई है, भौतिक आधार है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य का वर्क हमारे शरीर में क्या है? जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से ये बैग है, इसमें हम लोग लोटा, टाठी, चम्मच, भगोना इत्यादि चीजों को डालकर अगर भागेंगे तो आपस में भिड़ जाएंगे। क्या होंगे? भिड़ जाएंगे। इसमें से जो कुछ चीज है वो पचक सकते हैं, ठेठ भाषा में पचक सकते हैं। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से जीव द्रव्य का हमारे जैसे ये जो टीका क्या है? जो टीका क्या है? ये जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का हमारे शरीर में वर्क क्या है? यह कोशिका के अंगों को आपस में लड़ने से बचाता है। आपस में लड़ने से बचाता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अगर आप लोग मोबाइल, कैमरा आदि चीजें खरीदते हैं जब, तो उसमें सब सेटअप बना रहता है, कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, सब सेटअप बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य हमारे शरीर में वैसे ही काम करता है। जीव द्रव्य समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? समझ में आ गया तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, जो जीव द्रव्य का मेन वर्क हमारे शरीर में वह क्या है? जीव द्रव्य का हमारे शरीर में वर्क क्या है? वह यह है कि यह कोशिका के अंगों को आपस में लड़ने भिड़ने से बचाता है। अगर जीव द्रव्य ना होगा तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम से भिड़ जाएगा, वैक्यूल्स लाइसोसोम से भिड़ जाएगा, तो लाइसोसोम में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, वह फैल जाएंगे जिससे हानि होती है। कोशिका में पाए जाने वाले मर सकते हैं। समझ में आया? जीव द्रव्य यह कोशिका के अंगों को आपस में लड़ने से बचाता है। यह पोषक तत्वों को संचरित करता है। मतलब जिसको एनर्जी की जरूरत, जिससे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसे इकट्ठा करके उनके पास पहुंचाता है। जीव द्रव्य का यही वर्क है। और तीसरा क्या है? यह कोशिका में नमी बनाकर रखता है। यह जीव द्रव्य जो है यह कोशिका में नमी बनाकर रखता है, क्योंकि इसमें 80% जल पाए जाते हैं, तो यह कोशिका में नमी बनाकर रखता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो जीव द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। पहला
कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हमारा कोशिका है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हो गई, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। ये है ये कोशिका द्रव्य है। मतलब जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य, जो जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं, उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? और केंद्रक द्रव्य जो द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में जो द्रव्य पाया जाता है, जो द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो आप बता सकते हैं कोशिका द्रव्य की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीव द्रव्य दो प्रकार का, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अगर कोई आपसे जीव द्रव्य का डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग बता लेंगे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है लवक, प्लास्टिड। क्या? लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। जो लवक है यह केवल प्लांट्स में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो लवक होता है वह केवल प्लांट्स में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हेकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। यह जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, वन लीफ प्लांट्स में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? लवक जो है वह तीन प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्या? पहला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। जो हरित लवक है यह पत्ती और तना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्ती और तना में पाया जाता है। जैसे जो हरित लवक होता है यह पत्ती और तना में पाया जाता है। समझ में आया? आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है लवक। क्या? लवक। हमारा अगला टॉपिक है लवक। लवक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो लवक है यह केवल ओनली प्लांट्स, केवल पेड़ पौधे, केवल पादप में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? जो लवक होता है यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो हरित लवक है यह पत्ती और तना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो हरित लवक है यह पत्ती और तना में पाया जाता है। यह पत्ती और तना में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? हरित लवक का वर्क क्या है? पेड़ पौधों में हरित लवक का कार्य क्या है? यह भोजन को निर्माण करता है। यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक जो है पत्ती और तना में पाया जाता है और यह भोजन का निर्माण करता है। समझ में आया दोस्तों? और दूसरा है अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। क्या? अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह जो है जड़ और मूल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह जड़ और मूल में पाया जाता है।
यह इन जड़ों में और ये जो मूल है, ये इस आकृति का जो मूल है उसमें पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट जड़ और मूल में पाया जाता है। इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग पेड़ पौधों पादपों में इसका वर्ग है, यह भोजन को संग्रहित करता है, यह भोजन को इकट्ठा करता है। हरित लवक भोजन को बनाता है, हरित लवक भोजन को बनाता है और अवर्णित लवक भोजन को इकट्ठा करता है। समझ में आया दोस्तों। अगर समझ में आ तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला बताते हैं वर्णित लवक। दोस्तों तीसरा जो है लवक का जो तीसरा भाग है वह है वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। क्या? वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। इसका वर्ग पादपों में क्या है? यह रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक का वर्ग क्या है? रंग प्रदान करता है। जैसे गाजर देखें हम, गाजर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग, चुकंदर देखे हैं, चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? बीटा नोन के कारण होता है। किससे होता है? बीटा नोन के कारण। और टमाटर देखे हैं, टमाटर का जो कलर होता है वह किसके कारण होता है? वह होता है लाइकोपेन के कारण। किसके कारण? लाइकोपेन के कारण। और फलों का पीला रंग, जैसे आम का पीला रंग, केले का पीला रंग या अन्य जो फल हैं उनका पीला रंग किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। किसके कारण? ज़ैंथोफिल के कारण। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। जो लवक है यह केवल पेड़ पौधों पादपों में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह जो है पत्ती और तना में पाए जाते हैं, यह भोजन का निर्माण करते हैं। समझ में आया। दूसरा अवर्णित लवक, अवर्णित लवक जड़ और मूल में पाए जाते हैं। यह जो हरित लवक है वह भोजन का निर्माण करता है। अवर्णित लवक जो है, अवर्णित लवक जो है वह भोजन को संग्रहित करता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। यह जो फल फूल हैं, जो फल फूल हैं उन्हें रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो रंग होता है वो बीटा नोन के कारण होता है, टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपेन के कारण होता है, और फलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ज़ैंथोफिल के कारण होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।